हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश। और जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है लेक्चर्स बायोस्टैटिस्टिक्स के ऊपर। इसके ऊपर मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूं कि इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स। और बाद में मैंने स्टार्ट किया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें हमने पहला वीडियो बनाया मीन के ऊपर। तो आज हम एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो दूसरा एक मेथड है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, और जिसका नाम है मीन। मीन तो हम पढ़ चुके हैं, तो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं मीडियन। तो मीडियन क्या होता है मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप वापस बैक जाइए और आप मीन वाला जो वीडियो देखेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें मैंने अरिथमेटिक मीन के बारे में बताया हुआ है। उसमें मैंने समरी में बताया हुआ है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। तो मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो जितनी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं मीडियन। एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था मैंने इससे पहले के लेक्चर में कि जैसे अगर नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5, तो जो 3 है वो सारे नंबर्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 1 और 2 है वो 3 से कम है, और 4 और 5 है वो 3 से ज्यादा है। अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है मीडियन को। एक स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने, इनका नाम था कॉनर, इन्होंने बताया the median is that value of the variable which divide the group into two equal parts, one part comprising of all values greater and the other all values less than median। तो अब जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम हम स्टैटिस्टिक्स की सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तीन तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहला होगा अनग्रुप्ड का, या डिस्क्रीट का, या कंटिन्यूअस सीरीज का। अगर जो डेटा है अगर वो अनग्रुप्ड का है तो अलग फार्मूला लगेगा, डिस्क्रीट होगा तो अलग लगेगा, और कंटिन्यूअस होगा तो अलग लगेगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अनग्रुप्ड किसे बोलते हैं, डिस्क्रीट किसे बोलते हैं, और कंटिन्यूअस किसे बोलते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले के वीडियोस जो अवेलेबल हैं, जो मैंने बताया है अबाउट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और मीन के बारे में, अरिथमेटिक मीन, वो वीडियो आप देखें तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, और उसके बाद आप मीडियन देखें। तो अगर मीडियन हमें देखना है तो हम पहला स्टार्ट करेंगे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। पहले हम देखेंगे डिस्क्रीट के लिए, फिर हम कंटिन्यूअस के लिए, और उसके बाद पहले हम अनग्रुप के लिए देखेंगे, फिर डिस्क्रीट के लिए देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूअस के लिए। अब अगर डेटा आपका अनग्रुप है तो वहां पर दो कंडीशन हो सकती हैं। पहले क्या करेंगे, देखिए मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ, बाद में आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। टू फाइंड द मीडियन ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइटम्स क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन जो होगा, रैंक द आइटम्स करेंगे। रैंक द आइटम्स का मतलब ये हुआ कि जितने सारे नंबर्स आपको दिए गए होंगे उनको आपको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। आप पे डिपेंड करता है, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेप नंबर टू में आपको ये देखना है कि जितने नंबर्स आपको दिए गए हैं वो ऑड हैं या इवन है। अगर ऑड होगा तो फार्मूला अलग लगेगा, और अगर इवन होगा तो फार्मूला अलग लगेगा। तो स्टेप नंबर थ्री में देखिएगा, इफ द नंबर ऑफ आइटम इज इवन द मीडियन इज द मीन ऑफ द टू मिडिल नंबर। का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। अगर जो नंबर्स हैं अगर वो ऑड में आते हैं तो आपको सिंपल फार्मूला लगाना है, मीडियन इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई ट्रूथ वैल्यू। अगर नंबर इवन है तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा n/2th प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्रूथ वैल्यू। तो देखते हैं, ये ज्यादा सही तरीके से आप तब समझ पाएंगे जब इसके हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो प्रॉब्लम देखिएगा, पहले हम करने जा रहे हैं मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। तो देखिएगा यहाँ पर 9 students in a math class were polled as to the number of siblings in their individual family, and the results were something like 322163342। तो यहाँ पर आपको बता दिया, मैंने पहले से दिखा दिया आपको कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 9 है, मतलब n वो नंबर जो है वो ऑड है। अगर ऑड है तो आपको फार्मूला लगेगा n+1 डिवाइडेड बाई ट्रूथ वैल्यू। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आपके जो नंबर्स जो आपको वैल्यूज दी हुई हैं
उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर मैं अरेंज किया है। तो आप देख सकते हो इन ऑर्डर करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 1 2 2 2 3 3 3 4 6। ये आपकी अरेंज हो गई। अब आप क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, n मतलब टोटल नंबर हमारे पास है 9, तो 9+1 मीन्स हुआ 10 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स हुआ 5 मीन्स 5th वैल्यू। मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर आंसर आपको ये नहीं लिख देना है कि 9+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। नो, 5 इज नॉट द आंसर। आंसर होगा 5th वैल्यू। तो 5th वैल्यू कैसे निकलेगी, आप देख सकते हो, यहाँ से काउंट करना शुरू कर दो, 1 2 3 4 एंड 5। ये वाली जो 3 है ये आपकी 5th वैल्यू है, तो आपका आंसर होगा 3। तो आंसर आपका मीडियन निकल के आया 3। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि आखिर हम इतने सारे जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है, हम क्यों मीन निकालते हैं, कब मीडियन निकालते हैं, कब मोड निकालते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है और हम कब किसका यूज करेंगे, ये हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। तो देखिएगा, और एग्जांपल दिखाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर आपके जो नंबर्स हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन है, अगर वो इवन है तो क्या करेंगे। तो इवन अगर है तो फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, दो फार्मूला, मतलब आपको अनग्रुप्ड के लिए दो फार्मूला याद करना पड़ेगा। ऑड है तो बहुत आसान है, लेकिन अगर इवन है तो फार्मूला थोड़ा सा लेंथी है, जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिएगा क्या करेंगे, ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ 8 फिशेज आर रिकॉर्डेड एज, कुछ वैल्यू आपको दी गई है और आपको पहले ही बता दिया गया कि 8 फिशेज हैं, तो नंबर तो इवन हो गया। तो पहले क्या करेंगे, पहले उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 35 36 38 39 40 41 42 एंड 44। अब फार्मूला हम लगाएंगे, मीडियन इक्वल टू n/2th। सो n/2th का मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ पर n है 8, तो ये हो गया 8/2th। और n/2 मीन्स 8/2 प्लस 1 है, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4 + 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 8/2th मतलब हो जाएगा 4th, और 8/2 + 1 मीन्स हो जाएगा 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 4th वैल्यू प्लस 5th वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप 4th वैल्यू देखने जाएंगे यहाँ पर, तो 4th वैल्यू आपकी आएगी 38, और जो 5th वैल्यू है वो आएगी 39। तो 30, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 4th वैल्यू आपकी आएगी 39 और जो 5th वैल्यू है वो है 40। तो 39 + 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 39.5। तो ये आपका सही आंसर है मीडियन का। तो अब हम आपको प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। तो ये प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम नंबर 5 को आप सॉल्व करिए और बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो ये 9 स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हैं, ऑब्वियस है। ये कैसा प्रॉब्लम हुआ, ये ऑड का हुआ। एक प्रॉब्लम और आपको बताते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6, जिसमें 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो नंबर्स है वो इवन है, तो आपको इसका मीडियन कैलकुलेट करना होगा। तो आप प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करिए और 6 सॉल्व करिए, और 1 to 4 तक का जो प्रॉब्लम था वो आपको अरिथमेटिक मीन वाले में मिल जाएगा वीडियो में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मीडियन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम अगर प्रॉब्लम दी है तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, सिंपल है। फर्स्ट अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर भी आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। फाइंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैं बताता हूँ आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। और फार्मूला आप लगाएंगे, मीडियन इक्वल टू CF मींस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। तो देखते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखिएगा, प्रोटीन कंटेंट ऑफ 100 फिशेज इन ग्राम ऑफ ए स्पीसीज आर ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। तो प्रोटीन कंटेंट कुछ लिखा हुआ है, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ऐसे आप रियल वैल्यू पे मत जाना। तो आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है कि इसका मीडियन क्या होगा। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या काम करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर हम प्रोटीन कंटेंट का मान के चले या फ्रीक्वेंसी का मान के चले। तो आप मान के चलिएगा कि हम एफ के हिसाब से नहीं करेंगे, एक्स के हिसाब से हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे। तो प्रोटीन कंटेंट तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 लिखा ही हुआ है, मतलब ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है।
जैसा था, जैसा प्रोटीन कंटेंट था और जैसा फ्रीक्वेंसी था, उसका कंसर्न फ्रीक्वेंसी वो भी हमने लिख दिया। 1 के सामने 4, 2 के सामने 3 के सामने 2, 4, 6 एंड 5 के सामने 8। अब यहाँ पर जो काम पड़ेगा वो पड़ेगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। आपको बताया था कि फार्मूला जो होता है, आप नीचे देख सकते हैं, मीडियन इक्वल टू सी एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्रूथ वैल्यू। तो आप देख सकते हैं जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल है, 4 है तो 4 का 4 ही रहेगा, और 4 में वैल्यू जो आगे 3 होगी वो जोड़ देंगे, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, और 7 में वैल्यू जोड़ देंगे 2 की, कितना हुआ 9, 9 में जोड़ देंगे 6 की वैल्यू, कितना हुआ 15, 15 में वैल्यू जोड़ देंगे 8 की, हो गया 23। जब भी आप कभी कंफ्यूज हो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, तो मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर मैं आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि 2 4 6, 2 प्लस 4 प्लस 6 को आप मुझे जोड़ के बताइए, तो आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन कैसे करते हो? 2 प्लस 4 कितना हुआ 6, और प्लस 6 12, ऐसे कैलकुलेट करते हो कि मतलब 2 और 4 को पहले आप ऐड करते हो, जो वैल्यू आती है उसको होल्ड रखते हो, और फिर 6 में उसको जोड़ देते हो, यही करते हैं। तो सेम हम यहाँ भी वही तो कर रहे हैं कि 4 का 4 ही लिख दिया, और 4 में 3 जोड़ दिया 7 लिख दिया, और इस 7 को कैरी फॉरवर्ड किया 2 के साथ 9 हो गया, 9 को 6 में जोड़ा 15, 15 को 8 में ऐड किया 23। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर इन नंबर को फ्रीक्वेंसी को सबको जोड़ोगे तो 23 ही आएगा, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टेप बाय स्टेप आप जोड़ते हुए जा रहे हो। तो बहुत आसान है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। सो 4 का 4 रहेगा, 4 में जोड़ दिया क्या 3, कितना हुआ 7, 7 को किस में जोड़ेंगे 2 में, कितना हुआ 9, 9 को किस में जोड़ेंगे 6 में, कितना हुआ 15, 15 को जोड़ेंगे 8 में, कितना हुआ 23। है ना आसान? सो सिंपल। Statistics is all about addition, multiplication, subtraction and division. Very simple. बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सिंपल चीजें आती हैं तो आप स्टैटिस्टिक्स जरूर कर पाओगे। सो सिंपल, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। तो सी एफ मीन्स कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कर लिया, 23 है इस केस में। सो 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 12th वैल्यू। तो 12th वैल्यू अब आप क्या है, क्या ये इसका आंसर 12 होगा? नो, नॉट एट ऑल। तो 12 कहाँ से, हम 12th वैल्यू कहाँ से लेके आए? तो आप यहाँ पर एक ट्रिक है, आप देखिएगा 12th वैल्यू कहाँ पे है। आप देखिएगा जब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखिएगा तो वहाँ देखिएगा 12 कहाँ पे है। तो 12 आप देख सकते हैं 9 और 15 के बीच बीच में है। तो आप ट्रिक से याद रखिए। आप तरीका ये है कि अगर आपके पास कहीं पर आपको 12 रुपीज लेने हैं, तो जो सामने वाला है या तो उसके पास 9 रुपीज है या तो 15 रुपीज है, तो आप कौन सा लोगे? ऑब्वियस है आप ज्यादा वाला लोगे। तो जब 12th वैल्यू आप ढूंढ रहे हो तो 9 और 15 में से कोई एक आंसर है, लेकिन तो आप किसकी तरफ जाओगे? 15 की तरफ जाओगे। लेकिन वापस में 15 आंसर आपका नहीं होगा। 15 के कंसर्न में अब आप देखिएगा उसका प्रोटीन कंटेंट क्या है आपका 4। तो 12th वैल्यू जो हो गई वो आपका आंसर हो गया 4। तो आपका मीडियन की वैल्यू निकल के आई 4। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी वैल्यू बाय द वे अगर मान लेते हैं आपकी 22 होती तो आपका आंसर कितना होता? तो 22 होती अगर, तो 15 प्लस 23, ये देखिए 22 बीच में होता तो 23 होता हमारा क्लास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसका कंसर्न वैल्यू क्या होती? 5, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि 12 जो है कहाँ पर है, 9 और 15 के बीच में है। लेकिन हम जाएंगे ज्यादा की तरफ, मतलब इसको लेंगे, इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेंगे, और उसकी कंसर्न जो एक्स की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आया आपका आंसर 4। चलिए, आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप थोड़ा बैक जाके एक बार वापस से वीडियो को देखिए। तो प्रॉब्लम नंबर 7 आपको दे रहा हूँ, ये आप सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। तो फाइंड आउट द मीडियन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट्स ऑफ शीप्स फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। तो आपको इसका बताना होगा कि इसका मीडियन वैल्यू क्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया दो तरीके की प्रॉब्लम हमने मीडियन की सॉल्व कर ली। कौन कौन सी सॉल्व कर ली? हमने अनग्रुप सॉल्व कर लिया और हमने डिस्क्रीट सॉल्व कर लिया। अब बचा कौन? लास्ट, जिसे बोलेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, आपको लिखना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। मीडियन इक्वल टू L1, ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास वेयर मीडियन लाइज प्लस n/2 माइनस CF मींस cumulative frequency, FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, एंड आई मींस क्लास विड्थ। मैं समझाता हूँ क्या करके क्या होता है। देखिएगा एक क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ गिवन डेटा। पहले आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, फिर आपके लिए फार्मूला समझना आसान हो जाएगा।
तो ये देखिए कंटिन्यूस की प्रॉब्लम है, और ये कौन सा है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 0 to 20, 20 to 40, मतलब आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो आपको एज ग्रुप दिया हुआ है, कुछ क्लासेस दिए हुए हैं और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब आपके सॉल्व करने के लिए क्या करिए, आप इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एज ग्रुप, आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, सिंपल दो कॉलम बनाए हैं, एज ग्रुप, फ्रीक्वेंसी, और एक तीसरा बनाया है जिसको बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुछ भी नहीं करना है आपको, सबसे पहला काम क्या करना है, देखिएगा क्या करेंगे, पहले काम क्या करेंगे, 0 to 20, 20 to 40 वो सारा लिख दिया हमने, और फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आई यहाँ पे 15 प्लस 32 प्लस 54 प्लस 30 प्लस 19, इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 150। और जैसा हमने डिस्क्रीट सीरीज के केस में किया था, हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी, वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो 15 का 15 रहेगा, 15 प्लस 32 आएगा 47, 47 प्लस 54 101, 101 प्लस 30 131, 131 प्लस 19 इक्वल टू 150। अब क्या काम करना है, अब मैं आगे बताता हूँ कि जो हमने हाईलाइट किया हुआ है इसका मतलब क्या है। अब आप क्या करेंगे, n बाई 2 निकालेंगे, तो n मतलब क्या हुआ, n से यहाँ कंफ्यूज मत होना, n मतलब जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही तो आपकी n है, सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो तो वही तो n होता है ना टोटल। तो 150 बाई 2 इक्वल टू 75। तो अब हम देखते हैं कि जो 75 है, जो आपका 75 आया है, वो आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे मिल रहा है। 75 को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए तो 75 कहाँ मिल रहा है आपको, 75 है बीच में 47 और 101 के बीच में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो 75 है वो कहाँ किसके साथ है, 101 के साथ है, और 101 का जो कंसर्न क्लास है वो है 40, देख रहे हैं। तो जो क्लास इंटरवल है जहां पर आपका मीडियन हो सकता है, ऑब्वियस है 75 मीडियन अगर होगा, ये वैल्यू होगी तो कहाँ पे होगा, 101 वाले में होगा। तो 101 की लोअर लिमिट ऑफ द क्लास क्या है, 40। तो L1 हो गया आपका 40, समझ में आ गया आपको। तो ये L1 आपकी होगी लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। अब मैं आपको फार्मूला में समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, देखो L1 इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास वेयर मीडियन लाइज। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब L1 पता चल गया, n बाई 2 तो आपको पता चल गया कितना है, 150 बाई 2, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। CF क्या है ये समझते हैं हम, ये CF है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। तो CF में हम फार्मूला में देखते हैं क्या लिखा हुआ, देखिएगा CF इक्वल टू कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये क्या होता है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो CF है वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कौन सी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जहां पर वो मीडियन है, जिस क्लास में मीडियन है 40 to 60 में, उसके जस्ट पहले की, प्रीसीडिंग मतलब जस्ट पहले की, प्रोसीडिंग मतलब जस्ट बाद की। तो जहां पर आपका मीडियन क्लास, जिस क्लास में आपका मीडियन है, क्योंकि हमारा आप देख सकते हो 40 60 वाले में है और उसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 101 है, उसके जस्ट पहले की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको CF हम बोलेंगे तो CF की वैल्यू आ गई 47। और FM, FM हम किसको बोलेंगे, अगर आप देखें यहाँ पर FM मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, जहां पर मीडियन था तो आप देख सकते हो कौन से क्लास में था 40 to 60, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 54 रख दिया हमने। और I मीन्स क्लास विड्थ, क्लास विड्थ हम कैसे निकालते हैं, जो अपर लिमिट ऑफ द क्लास है उसमें लोअर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस कर दो, 20 माइनस 0 इक्वल टू 20, 80 माइनस 60 मतलब 20, कोई भी करोगे तो आप उतनी ही वैल्यू आएगी, इक्वल आएगा। तो 100 माइनस 80 इक्वल टू 20, तो ये क्लास विड्थ हुआ। अब आप इनको सॉल्व कर दीजिए, 40 प्लस ये कितना हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 2 75, 75 माइनस 47 आपका आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 54 मल्टीप्लाइड बाई 20, और उनको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 50.37। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार बैक करके वापस से ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करनी है। तो प्रॉब्लम नंबर 8 आपके सामने है, इन स्टडी ऑफ ए पेशेंट द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड, फाइंड द मीडियन। देख लो यहाँ पे जानबूझ के मैंने क्या किया है, इंक्लूसिव कर दिया है, आपका काम बढ़ गया है, क्यों, क्योंकि इसे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप कैलकुलेट करेंगे इसका मीडियन। तो इतना ही, अब आपने देख लिया कि मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी मेरिट्स देख लेते हैं क्या है। मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड इन ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना, सबका कैलकुलेट किया जा सकता है, डिस्क्रीट का भी किया जा सकता है, कंटिन्यूस का भी किया जा सकता है।
और बहुत आसानी से किसी को भी समझ में आएगा। मीडियन कैन बी अंडरस्टूड इवन बाय कॉमन पीपल। ये ऐसा नंबर है जो सारे डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन कैन बी असर्टेन्ड इवन विद द एक्सट्रीम आइटम्स। जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनसे अफेक्टेड कम होता है। इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली एंड इट इज मोस्ट यूजफुल डीलिंग विद द क्वालिटेटिव डेटा। जब भी होता है तो मीडियन हम ज्यादा यूज करते हैं। डिमेरिट क्या हुआ? इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज। आपने देखा ये सारी वैल्यूज को हम नहीं यूज करते हैं, कुछ को ही यूज करते हैं। इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। आप आगे देखें कि डाउन स्ट्रीम जो इसका एप्लीकेशन हम करने वाले हैं वो मीन का ही, मैक्सिमम केसेस में मीन को हम यूज करते हैं, मीडियन को हम इसके बाद में नहीं करते हैं। आप धीरे धीरे जैसे हम कोर्स कंप्लीट करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। इट इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन पर भी इसका असर होता है। एंड इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ वैल्यूज इट मे नॉट द वैल्यू फ्रॉम द डेटा। अगर इवन है तो डेटा कुछ और ही निकल के आएगा, है ना, जैसा हमने इससे पहले देखा था। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा मीडियन के बारे में। तो अब हम साथ में ही पढ़ लेते हैं, मोड को भी खत्म कर देते हैं यहीं पर। तो मोड आपको बताया था कि मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू और स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बताया था कि जो मोड होता है वो कोई भी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है उसको हम मोड बोलते हैं, और इसको हम कैपिटल लेटर जेड से डिनोट करते हैं। तो मोड देखते हैं कितना आसान है। मोड को सबसे आसान है, तो मोड कैसे करेंगे? मोड फॉर अनग्रुप डेटा, है ना। तो आप देखिए 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथ क्लास वर पोल्ड एज टू द सेम एग्जांपल, जिसके लिए हमने मीन कैलकुलेट करवाया, मीडियन करवाया और मोड करवाया। इसका हम मोड पूछ रहे हैं कि इसका मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सिंपल है, आप देख करके बताइए कि कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो आप बहुत क्लियरली देख पाओगे कि इसमें जो 3 है वो 4 बार रिपीट हो रही है ना। तो 3 इज रिपीटिंग 4 टाइम। तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वही आपकी मोड होगी। तो द मोड फॉर द नंबर ऑफ सिबलिंग इज 3। ऐसा भी हो सकता है ना कभी कभी कि चलो भाई 3 भी 4 बार रिपीट होती और 2 भी 4 बार रिपीट हो गया होता तो आंसर क्या होता। तो आपको कंफ्यूजन हो जाता कि भाई मैं आंसर 3 लिखूं या 4 या 2 लिखूं। ऑलराइट, क्योंकि 3 भी 4 टाइम रिपीट हो रहा है और 2 भी 4 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केसेस में मोड में क्या करते हैं, दोनों आंसर हो जाएगा, 3 भी और 2 भी। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं बाई मॉडल कंडीशन। अगर 3 नंबर होते जो तीनों बराबर टाइम रिपीट होती तो 3 आंसर होते, ट्राई मॉडल। चलिए, तो ये प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 9। आपको बताना है कि इसका मॉड क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्क्रीट पढ़ेंगे। इसमें भी कोई फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखिएगा, फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन सी द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज मोड। फाइंड द मोड ऑफ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे करेंगे? आपको वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो आप देख सकते हो जो 8 है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी 8 मींस जो 8 फ्रीक्वेंसी है किसकी है? 5 है। तो 5 कितनी बार रिपीट हुआ है? 8 टाइम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5, है ना आसान। तो मोड एकदम फ्री है, चाहे वो डिस्क्रीट के लिए हो और चाहे वो अनग्रुप्ड के लिए हो, बहुत आसान है। तो मोड के लिए भी एक प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, ये भी प्रॉब्लम नंबर 10। ये भी आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि प्रॉब्लम नंबर 10 का आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मोड फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, ये थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मोड फॉर कंटिन्यूअस के लिए आपको फार्मूला, एक ही फार्मूला याद करना पड़ेगा। लोकेट द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास, देन अप्लाई द फार्मूला। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ, फिर वहां से जैसा मैंने पहले समझाया था वापस से आके ये जो फार्मूला है इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए क्या करेंगे। पहले मान लिया एक प्रॉब्लम आपको दी हुई है, फाइंड द मोड फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ सोरघम ईयर हेड गिवन इन टेबल। आपको वेट ऑफ ईयर हेड और नंबर ऑफ ईयर हेड दिया हुआ है, आपको कुछ क्लास दिया हुआ है 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140 एंड 140 to 60 और नंबर ऑफ ईयर हेड मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसका क्या निकालना है? मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए अब आपको क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो फ्रीक्वेंसी कौन सी मैक्सिमम है। तो जो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको हम मॉडल बोलेंगे क्लास। अब यहाँ पर फार्मूला पे जाइए, फार्मूला पे जाइए, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये जो क्लास है इसको हम मॉडल क्लास बोलेंगे, मॉडल क्लास, क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो एल मतलब जो लोअर लिमिट इस क्लास की है वो हो गई 100। समझ रहे हैं आप?
तो मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर 45 है तो उसका लोअर लिमिट कितना हुआ 100, तो यहाँ पर 100 लिखा आपने। अब आप देखिए, अब आपको फॉर्मूला निकालना है मॉडल इक्वल टू एल प्लस एफ एस। एफ एस का मतलब होता है, एस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एस का मतलब हुआ सक्सीडिंग, है ना, सक्सीडिंग, सक्सीड करना। तो सक्सीड मतलब बाद में, 45 के बाद में कौन सी वैल्यू है, जो आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हो तो 45 के बाद की जो वैल्यू होगी उसको हम सक्सीडिंग बोलेंगे एफ एस। तो यहाँ पर क्या आ गया 35, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 35। एफ पी मतलब प्रीसीडिंग, आपको बताया था कि 45 के पहले कौन सी है, क्या है आपकी 38। तो वैल्यू क्या आ गई, एफ एस मीन्स 45 आई मीन 35, एफ पी कितना हुआ 38, एफ एस कितना है 35 मल्टीप्लाइड बाई सी। सी मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर आई भी आप लिख सकते हो, क्लास बिट जो कि कितनी थी 20 थी, 80 माइनस 60 कितना हुआ 20, और इनको वैल्यू को कैलकुलेट करोगे और आपको बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा क्या, मॉड। आपको समझ में आया होगा। आप एक दो बार रिवाइंड करके इसको देखिए, और ये करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। कैलकुलेट मोड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली रेंट पेड बाय लाइब्रेरीज इन कर्नाटका। कोई पर्टिकुलर एक स्टेट का एग्जांपल दे रहा है, इसमें आपको मोड के बारे में बताना है। ये सॉल्व करिएगा और एक प्रॉब्लम वो उससे सॉल्व कर लीजिएगा। और प्रॉब्लम मैं दूसरा दे रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 11। आपको क्या करना है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके मुझे बताना है। एकदम यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पर लिखता हूँ फाइंड द, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, आपको कैलकुलेट करना है मोड। सो प्रॉब्लम नंबर 11 इज फॉर मोड, कैलकुलेशन ऑफ मोड। तो आप ये बताएंगे मुझे कि प्रॉब्लम 11 का सोल्यूशन क्या होगा। तो मेरिट देखते हैं, बेनिफिट क्या है इसका। मोड इज रेडिली कॉम्प्रहेंसिबल एंड इजीली कैलकुलेटेड, आसानी से हो जाता है, आपने देखा। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का देता है, इट इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, है ना। द वैल्यू ऑफ मोड कैन आल्सो बी डिटरमिन्ड ग्राफिकली एंड इट इज यूजुअली एन एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीरीज। डिमेरिट देखिए, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है बस सिर्फ उसी को कंसिडर करता है। इट इज नॉट कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, जैसे आपको बताया था कि जैसे हम मीडियन को डाउन स्ट्रीम के लिए यूज नहीं करते, ऐसे मोड को भी यूज नहीं करते। क्या होते हैं आगे चलकर बताएंगे। एंड मोड इज अफेक्टेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, अगर होता है सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन होता है तो मोड अफेक्टेड होता है। एंड चॉइस ऑफ ग्रुपिंग हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द वैल्यू ऑफ मोड। तो ये कुछ रही हमारी मीडियन और मोड के बारे में बातें। तो हमने इस पोर्शन में देखा, पहले पोर्शन में हमने जो पहला वीडियो बनाया उसमें बात की इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैट। दूसरे में हमने बात करी कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या होता है और कौन कौन से होते हैं, उसमें हमने पहले में, दूसरे में हमने मीन के बारे में बात किया। और जो ये तीसरा वीडियो में बनाया मैंने, इसमें हमने बात किया मीडियन और मोड की। अब हम जो पार्ट 3 लेके, जो नेक्स्ट लेके आएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे कि मीन मीडियन मोड में डिफरेंस क्या है, क्या और किसको हम कब यूज करते हैं। और भी कुछ मीन के बारे में पढ़ेंगे, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और आपको हम बताएंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या है और कौन सी मीन का यूज हमें कब करना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपको नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इतनी सारी मीन हम क्यों निकालते हैं और उनका यूज हम कहाँ करेंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि आप जैसे बच्चे जिनको बायोस्टैट से डर लगता है वो भी बहुत आसानी से बायोस्टैट को कर सकें और समझ सकें। तो शेयर भी करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी मैं मदद कर पा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।